वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं सर। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे, उस पर देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है सर? प्राइस थ्योरी। ये याद रखेंगे, आपके जो नोट्स है उसमें लिख लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है सर? प्राइस थ्योरी। ठीक है, आइए एक चीज और आपको मजेदार चीज बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आई है वो स्टैंड्स करता है किसके लिए सर? इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, चलिए। द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो टर्म माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म माइक्रो है वो कहां से आया है सर? वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड्स के कौन से वर्ड से आया है सर? माइक्रोज। ये जो टर्म माइक्रो है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोज से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है सर? स्मॉल। जिसका मतलब क्या होता है सर? स्मॉल, छोटा सा। ठीक, चलिए आगे। It deals with the analysis of behavior. It deals with the analysis of behavior and economic actions of small group of individual unit. ये स्टडी करता है बिहेवियर का, एनालाइज करता है बिहेवियर को। किसका स्टडी करता है? किसका एनालाइज करता है सर? इंडिविजुअल यूनिट का, स्मॉल ग्रुप का। क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है, स्मॉल ग्रुप से डील करता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आई है वो स्टैंड करता है किसके लिए सर? इंडिविजुअल के लिए। तो जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करेगा, किससे स्टडी करेगा, किसके बिहेवियर को एनालाइज करेगा? माइक्रो, इंडिविजुअल, स्मॉल। अंडरस्टूड है? क्लियर है? चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए। इंडिविजुअल इनकम की स्टडी कहां होगी सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल प्राइस की स्टडी कहां होगी सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? अंडरस्टूड है ये कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का? जिसके पास बुक है वो बुक में दूसरा नाम लिख ले, या उसमें लिखा होगा तो उसको आप टिक कर ले, और एग्जांपल को भी पेन से हाईलाइट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और सर जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ए है वो किसके लिए है? एग्रीगेट। अंडरस्टूड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ए स्टैंड करता है किसके लिए स्टैंड करता है सर? एग्रीगेट के लिए स्टैंड करता है। अब आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो टर्म मैक्रो है सर वो कौन से वर्ड से आया, कहां से आया? वो ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड के कौन से वर्ड से आया? मैक्रोस से आया। जिसका मतलब क्या होता है सर? हाँ, बिल्कुल सही गेस करा आप लोगों ने। जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा। अंडरस्टूड है? बड़ा, लार्ज। क्लियर है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड के मैक्रोस से निकला है सर, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। अंडरस्टूड है? जिसका मतलब होता है लार्ज। जैसे आप लोग 11th में आ चुके हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट्स हो चुके हैं, लार्ज लेवल पे आके पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। So macroeconomics deals with overall performance. Overall performance मतलब सर overall performance as a whole economy. Clear है? With overall performance of the economy, it is concerned with study of problems. ये क्या करता है सर? स्टडी करता है problems of economy like inflation, unemployment, poverty. ये सारी चीजों की स्टडी किस में होती है सर? इकोनॉमिक्स में होती है। कौन से इकोनॉमिक्स में होती है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज चीजों की स्टडी करता है, एग्रीगेट चीजों की स्टडी करता है, इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करता है। क्लियर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल। जैसे हमने बताया था ए मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब पूरा सर, टोटल, होल सर, सबकी बात होगी। ठीक है? एग्रीगेट में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। किसमें? एग्रीगेट में। अंडरस्टूड है? लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा सर? इंडिविजुअल यूनिट की बात होगी। अब आते हैं सर इसके एग्जांपल में। किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। देखिए एग्जांपल क्या है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मैंने पहले ही कहा सबका साथ सबका विकास, तो एग्रीगेट मतलब सबकी बात हो रही है। ठीक है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सारी चीज हम कहां पढ़ेंगे सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अंडरस्टूड है? चलिए एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। इसका दूसरा नाम प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है सर स्मॉल, ठीक। ये डील करता है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है इकोनॉमिक बिहेवियर को इंडिविजुअल यूनिट पे, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे। इसका एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल प्राइस। अब आते हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ए है वो किसके लिए स्टैंड करता है सर? एग्रीगेट के लिए स्टैंड करता है। इसका दूसरा नाम क्या है सर? इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। मैक्रो जो वर्ड आया है वो कहां से आया है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टडी करता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ये डिफ्लेशन, ये सारी चीजों को कहां स्टडी करेंगे सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हम क्या एज अ होल स्टडी करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। एग्जांपल क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। अंडरस्टूड है? तो मैंने आज आपको क्लियर किया कि माइक्रो में हम क्या पढ़ेंगे और मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएट बिटवीन। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमेशा याद रखें, अब आप 11th में आ चुके हैं, ठीक है, बड़े हो चुके हैं आप, मैक्रो लेवल में आ चुके हैं, लार्ज लेवल में बड़े हो गए हैं, तो हमको क्या बेसिस पे ध्यान रखना है। ये जो बेसिस है ना, ये हमें एग्जाम में लिख के आना है। अंडरस्टूड है? इसको छोड़ के नहीं आना है डिफरेंशिएट बिटवीन में। क्लियर है? इसको इसी तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन आप एग्जाम में लिखेंगे। ये एरिया को छोड़ के, अरे छोड़ो यार, इसको क्या करना, हम अंदर लिखें, नहीं 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 नहीं, इसको लिखना आना, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला बेसिस क्या है? किसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे सर? मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। आइए मीनिंग देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी विच स्टडीज। माइक्रोइकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ऐसा पार्ट है जो स्टडी करता है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। अंडरस्टूड है? इकोनॉमी में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट्स की, स्मॉल पीपल की। अंडरस्टूड है? स्मॉल लेवल पे, स्मॉल यूनिट की, ठीक है, इंडिविजुअल की, स्मॉल की। क्लियर है? जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था। क्लियर है? तो इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है, जो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे मैंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास करना है हमें, तो क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का वो पार्ट है जो स्टडी करता है बिहेवियर को, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है, एज अ होल इकोनॉमी स्टडी करता है। क्लियर है? मैंने पहले ही किया था, एज अ होल, एज अ एग्रीगेट स्टडी करता है। अंडरस्टूड है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेसिस। देखिए क्या है अगला, ध्यान देंगे सब। अगला बेसिस क्या है सर? टूल्स। अगला बेसिस क्या है सर? टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल होते हैं वो डिमांड और सप्लाई होते हैं। आप इसको इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं इस साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल क्या होते हैं सर? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अंडरस्टूड है? क्यों? क्योंकि हम एज अ होल स्टडी करते हैं इकोनॉमी की। क्लियर है? अब अगला बेसिस क्या है सर? ध्यान देंगे सभी। जिसके पास बुक है वो बुक में देखेंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो सामने देख के स्टडी करेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अगला बेसिस हमारा, बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? आइए पढ़ते हैं। इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन? डिटरमाइन मतलब ढूंढ के, खोज के निकालना। किस चीज को? प्राइस को, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका एम क्या होता है सर? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। किसका एम है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या होता है सर? टू डिटरमाइन, डिटरमाइन खोज के निकालना, ढूंढना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल एज अ होल कंट्री का, एज अ होल इकोनॉमी का क्या करना सर? डिटरमाइन करना। अंडरस्टूड है? वो किसका ऑब्जेक्टिव होता है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? अंडरस्टूड है यहां तक? यहां तक क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए आ जाते हैं अगला स्कोप पे आते हैं सर। स्कोप मतलब कहां, कितने दूर तक जा सकते हैं, यहां कितनी दूर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक, स्कोप किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखते हैं सर।
नैरो इन स्कोप। नैरो मतलब सर छोटा सा, हम कहते हैं ना छोटी गली है यार, तो छोटा सा। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा सा क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था इसका वर्ड का नाम क्या है, स्मॉल है। ये कैसे यूनिट से डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है। तो इसकी स्टडी क्या होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, नैरो होती है सर, बहुत छोटी सी स्टडी होती है, ज्यादा तामझाम नहीं होता। इसलिए स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, नैरो इन स्कोप है। एकदम दिमाग में क्लियर बैठ रहा है ना, नैरो इन स्कोप है। अब आते हैं स्कोप देखते हैं किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखते हैं। आइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है सर, मैं वाइडर इन स्कोप हूं। सबसे पहले फिर बताता हूं, सबका साथ सबका विकास। एग्रीगेट में क्या, सबके बात कर रहे हैं। वाइडर मतलब बहुत बड़ा सर, फैला हुआ। जैसे क्रिकेट में होता है ना, अंपायर ऐसा करता है ऐसा, इसका मतलब क्या होता है सर, वाइड बॉल होता है। वाइड, वाइडर मतलब दूर फेंक दिया आपने, जहां फेंकने के लिए कहा था बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया, वाइड फेंक दिया, तो वही कहता है वाइड, बहुत बहुत दूर का सर। हम बहुत सारी स्टडी करते हैं मैक्रो में, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस, सारी चीजें एज अ होल इकोनॉमी किसकी होती है, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो स्टडी होती है। अंडरस्टूड है, स्कोप क्लियर है सर। चलिए, और अगला बेसिस है, अगला बेसिस क्या है सर, अदर नेम। अदर नेम मतलब और क्या नेम हो सकते हैं किसके, माइक्रो और मैक्रो के, और डिफरेंट नाम क्या हो सकते हैं सर, आइए देखते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था आपको बाजू में कि दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है सर, प्राइस थ्योरी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है। इधर देखे बिना, इधर नहीं देखना है सर, क्या है आपको क्या पढ़ाया गया था, इनकम थ्योरी। अंडरस्टूड है, इनकम थ्योरी। अब आते हैं सर, आपने तो यहां एम्प्लॉयमेंट थ्योरी लिखा है, दो नाम है इसका। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दो नाम और है, एक क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, और एक क्या है सर, इनकम थ्योरी। याद रखना है, इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दोनों नाम है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्लियर है, समझ में आया? बुक में चेक करिए, बुक में दिया होगा। क्लियर, तो उसको गोला कर लीजिए। जिसके पास बुक नहीं है वो इसको कॉपी करेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल लिखना है। चलिए अब आते हैं सर लास्ट। लास्ट क्या है, एग्जाम्पल। जैसा कि एग्जाम्पल आप सभी को क्लियर होगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। एग्जाम्पल ये किससे डील करता है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, इंडिविजुअल से डील करता है। तो इंडिविजुअल इनकम की स्टडी कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल आउटपुट की स्टडी कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जितने भी इंडिविजुअल चीज की स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, मतलब एज अ होल, पूरे इकोनॉमी की कौन बात करता है, एग्रीगेट की बात करता है, नेशनल की बात करता है। वो कौन करता है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इस तरीके से याद रखना है, सबका साथ सबका विकास, कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड है। तो ये आपके सामने डिफरेंशिएट बिटवीन था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसको जल्दी से लिखे और अच्छी तरीके से समझे, और फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, उसके बाद ही जाएं। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग पढ़ लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सर इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलिए सर किस बला का नाम है सर, ये तो क्या है। ठीक है, अब आइए समझते हैं किस बला का नाम है। चलिए, आपके बुक में दिया होगा, ये हो सकता है, अगर नहीं दिया होगा तो यहां पर आ जाए सामने, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है सर, पहले तो ये बताओ, क्योंकि इतना भारी वर्ड आपने यूज कर लिया है कि हालत खराब हो गई है। ठीक, तो इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना। एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले काफी हूं, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करना, सबको साथ में लेके चलना। ठीक है, चलिए आते हैं। और इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है सर, एक दूसरे पे डिपेंड होना। ठीक है, किसी के कुछ होने से मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे कुछ होने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। जैसे मम्मी पापा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसी तरीके से इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस किसका सर, माइक्रो एंड मैक्रो का। अब तो मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, माइक्रो एंड मैक्रो एक दूसरे पे क्या है सर, इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आया? अगर माइक्रो को कुछ हुआ तो चोट लगेगी मैक्रो को, और अगर मैक्रो को कुछ हुआ तो दर्द होगा माइक्रो को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है ओवरव्यू। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर, मीनिंग का सर पोस्टमार्टम करते हैं, समझते हैं सर क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए आते हैं। Interdependence of micro and macroeconomics. It means microeconomics and macroeconomics are
नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है सर? ये अलग अलग है क्या? अब एक दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा क्या एक दूसरे से? ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है सर, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड देयर इज मच कॉमन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में क्या है सर? बहुत सारे, देखो आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, इधर आइए, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। किनके बीच में सर? माइक्रो और मैक्रो के बीच में। किनके बीच में सर? माइक्रो और मैक्रो के बीच में बहुत सारी चीजें क्या है सर? कॉमन है। चलिए आगे, विच मीन्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक, माइक्रो और मैक्रो क्या है सर? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ना कि इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? इनको एक दूसरे से फर्क पड़ता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अब सर ऐसा कैसे सर? आपने तो कहा था एक सबका साथ सबका विकास, और एक जो है वो एक ही इंसान की बात करता है। ऐसा कैसे सर? ऐसा कैसे? आइए देखते हैं सर, ऐसा कैसे। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इंटरडिपेंडेंट है। चलिए, जैसे हमने पहले ही कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अपन प्राइस की बात करते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है सर? प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। हम जनरल प्राइस लेवल किस में पढ़ते हैं सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमें अपना जो इंडिविजुअल प्राइस निकालना होता है ना, किसी का इंडिविजुअल प्राइस, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है? जनरल प्राइस लेवल से इन्फ्लुएंस होता है। चलिए, इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इंडिया में बाटा के शूज आते हैं सर। तो सर बाटा के जो शूज हैं वो अगर उसका जनरली प्राइस कम होगा तो एक इंडिविजुअल के लिए भी क्या होगा सर? उसका प्राइस कम होगा। जैसे क्या है सर? बाटा के शूज हैं, तो बाटा का शूज जो है अगर उसका प्राइस जनरली कम होगा तब जाकर के इंडिविजुअल के लिए भी कम हो जाएगा। अगर उसका प्राइस जनरली एज अ होल बढ़ जाएगा तो इंडिविजुअल के लिए भी क्या होगा सर? महंगा हो जाएगा। तो एज अ होल, एज अ जनरल प्राइस किस में पढ़ते हैं हम? मैक्रो में पढ़ते हैं। तो अगर इसमें जनरल प्राइस में प्राइस एज अ होल में इफेक्ट हो रहा है तो क्या सर इंडिविजुअल में भी इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। अंडरस्टूड है? अगर कलेक्टिव प्राइस बढ़ेगा किसी भी, जैसे कि बाटा प्रोडक्ट हमने लिया, बाटा का, इसका जनरल प्राइस बोलो, कलेक्टिव प्राइस बोलो, प्राइस एज अ होल बोलो, अगर ये बढ़ जाएगा सर तो क्या होगा? इंडिविजुअल का भी प्राइस क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड है? जैसे सिलेंडर का प्राइस गवर्नमेंट बोलती है आज से एज अ होल इकोनॉमी की, मतलब एज अ इंडियन इकोनॉमी की प्राइस सिलेंडर की 100 रुपए की बढ़ गई, तो जनरल प्राइस बढ़ गई, तो क्या सर इंडिविजुअल के लिए वो बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है सर, इंडिविजुअल के लिए भी बढ़ती है। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक में अगर कुछ होता है तो किसमें फर्क पड़ता है? इंडिविजुअल क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में कुछ हुआ तो माइक्रो में फर्क पड़ा। तो क्या है सर? माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ये माइक्रो के एग्जांपल से समझ में आया? अंडरस्टूड है? अब आते हैं सर मैक्रो के एग्जांपल से समझेंगे इसको। आइए, मैक्रो में नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कंट्री। ये क्या बोल रहा है सर? हम मैक्रो में नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम की। क्लियर है? तो नेशनल इनकम क्या है सर? हर एक, मान लो एक कंट्री में सिर्फ 5 लोग हैं, ठीक है, एक कंट्री का पॉपुलेशन सिर्फ 5 है, तो इस कंट्री का नेशनल इनकम क्या होगा सर? ये पांचों को जोड़ करके इस कंट्री का क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। अंडरस्टूड है? तो क्या होगा सर? हमें हर एक इंडिविजुअल का इनकम जोड़ना है। नेशनल इनकम क्या होता है? सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हर एक इंडिविजुअल का यूनिट को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तब जाकर के इसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो क्या इंडिविजुअल हम मैक्रो में पढ़ते हैं? नहीं, इंडिविजुअल किस में पढ़ते हैं? माइक्रो में पढ़ते हैं। तो क्या अगर इंडिविजुअल के इसमें कुछ इनकम बढ़ेगा या इंडिविजुअल केस में कुछ इनकम कम होगा तो वो एज अ होल इफेक्ट करेगा सर? बिल्कुल इफेक्ट करेगा। जैसे कि इसका इनकम है मान लो 50,
50 और 100। तो क्या हुआ नेशनल इनकम? 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, 200 और 250। तो हम इसको कलेक्टिवली एज अ होल क्या होगा सर? 250। ठीक। और अगर मान लो किसी इंडिविजुअल के इनकम में कुछ कमी आती है, ये हो जाता है 0, तो फिर क्या हो जाएगा सर? ये 200। तो समझ में आया? अगर इंडिविजुअल में इफेक्ट पड़ेगा तो एज अ होल इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है सर? मैक्रो किस पे डिपेंडेंट है? माइक्रो पे। तो मैक्रो और माइक्रो किस पे? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? अलग 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 नहीं। एक को पड़ेगी तो एक को दर्द होगी, इसको पड़ेगी तो उसको दर्द होगी। क्लियर है? तो ये एक दूसरे पे क्या है सर? इंटरडिपेंडेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाली चीज है, बुक में भी दी होगी और हो सकता है एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर ये आपको समझ में आया टॉपिक तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और क्या समझ में आया, क्या गलत लग रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स नीचे में लिख करके जाइए। बिना लिखे नहीं जाना, जरूर लिख करके जाना। क्लियर है?